हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, ये भी हमें बताना है। अब इसका पहला पार्ट हमें दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएँ एक वास्तविक संख्याएँ होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं मैंने पिछली वाली वीडियो में ढंग से आपको एक्सप्लेन करी हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो वास्तविक संख्या होती है उसमें जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये सारी किस में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी जो प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी आते हैं। इसके साथ में जो होल नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भी आते हैं। जो पूर्णांक होते हैं यानी जो इंटीजर होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर वास्तविक संख्याओं के अंदर या परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। अब देखो, इसमें हमें देखो क्या दिया है कि जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है। अब देखो, वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आ रही हैं, अपरिमेय भी आ रही हैं। तो इसका मतलब जो अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही तो आएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ये सही लिखा गया है, तो यहाँ पर लिख देना सत्य। अब इसका अपने उत्तर का कारण देना है, तो कारण क्या दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों होती है, इसीलिए जो अपरिमेय संख्या होगी यहाँ पे लिख देना अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब वैसे ही देखो, अब दूसरा पार्ट हमें इसमें क्या दिया है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो, दूसरा पार्ट हमें ये दिया है कि संख्या रेखा का मतलब इस प्रकार से हम संख्या रेखा बनाते हैं ना, ऐसे। अब सबसे पहले ये बीच में हम लिखते हैं 0, इसके बाद आगे नंबर लिखते हैं, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे नंबर लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं, 1 से पहले -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे नंबर लिखते हैं। अब देखो, इसमें दिया है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप में होता है। मतलब प्रत्येक जो बिंदु है इसमें कोई भी पॉइंट, मतलब बिंदु का मतलब होगा हर पॉइंट की बात वो कर रहा है, हर पॉइंट √m के रूप में होता है कि नहीं होता है, ये हमें चेक करना है। जहाँ पे जो m है वो एक प्राकृतिक संख्या है। m प्राकृतिक संख्या होने का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या मैंने बोली थी जो गिनती के नंबर होते हैं, यानी 1 से शुरू होते हैं, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, और कहाँ तक जाते हैं ये, जहाँ तक हम गिन सकते हैं, यानी अनंत तक जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो, वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे पहले रूट के अंदर 1 रख दो, फिर रूट के अंदर 2 रख दो, फिर रूट के अंदर 3 रख दो, फिर रूट के अंदर 4 रख दो। तो ये जो नंबर हैं वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो, ये नंबर इसमें आएंगे क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएँ होती हैं। अगर मैं ये चीज़ आपको दिखाऊँ तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है संख्या रेखा। अब यहाँ पे बीच में 0 होता है, इससे पहले जो नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं, इसके आगे जो नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ आपको कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर होंगे, देखो अगर मैं जूम करता हूँ तो धीरे धीरे करके देखो नंबर बढ़ रहा है। 1 और 2 के बीच में अब ये वाले नंबर भी आ गए। ठीक है, अगर मैं इनको और जूम करता हूँ तो इनके बीच में देखो और नंबर आ गए, और जूम करता हूँ तो और नंबर आ गए, और जूम करता हूँ तो देखो कितने सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मतलब 1 और 2 के बीच में कितने संख्याएं होती हैं वो हम गिन ही नहीं सकते हैं कि कितनी संख्याएं होंगी। जितने मैं इसको जूम करते जाऊंगा उतने सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी झलक आपने देख ली होगी कि 1 और 2 के बीच में ये सारे कितने सारे नंबर आ रहे हैं। जैसे जैसे जूम करते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे दी गई है, हमें क्या दिया गया है। अभी केवल इसको छोड़ो, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब देखो, इसमें ऐसे दिया गया है कि ये एक प्राकृतिक संख्या है। अब हर प्राकृतिक संख्याओं को इसके रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने 2 लिख दिया, तो 2 को क्या मैं √2 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 अलग होता है, 2 अलग होता है। तो केवल एक रीज़न यहाँ पे लिख देना, क्योंकि जो √2 है वो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, तो √2 इसमें मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे असत्य लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर रीज़न ये लिख देना कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है, ऐसे लिख देना बस। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें तीसरा पार्ट दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है।
ठीक है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं, एक तो परिमेय संख्याएं भी आती हैं और एक अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आ रही है ना, इसलिए ये तो सत्य था। बट यहाँ पे इसमें उल्टा दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। अब परिमेय संख्याएं कौन सी होते हैं, जैसे कोई भी एक परिमेय संख्या लिख दी मैंने 3। अब 3 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो देखो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट 3 तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो में ये चीज़ भी आपके बोली थी कि अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, और कोई संख्या अगर परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या आ रही है, ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि परिमेय संख्या मतलब 3 एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या है, बट 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब प्रत्येक वास्तविक की जगह पर 3 लिख दो, जो 3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ऑब्वियसली बात है नहीं है, ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो नहीं है इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इसका कारण क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि जो 3 है, कोई भी एग्जाम्पल 3 लिख लो, 4 लिख दो, कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना। 3 जो है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु क्या नहीं है, परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो ये इसका कारण लिख देना। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें हमें क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमें चेक करना है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होगा, जैसे नाम ही से पता लग रहा है पूर्णांक, तो पूर्णांक मैंने आपको बताए थे माइनस इन्फाइनाइट से लेकर कितने भी हो सकते हैं, मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इन्फाइनाइट तक जाते हैं। अब केवल इसमें मुझे धनात्मक चाहिए। तो धनात्मक देखो संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है ऋणात्मक, एक होता है 0, एक होता है धनात्मक। जो 0 होता है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, यानी ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, 0 न्यूट्रल होता है। अब इसके आगे जो भी नंबर आएंगे ये सब धनात्मक होते हैं, और इसके पीछे जो भी नंबर आते हैं वो सारे ऋणात्मक होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके साथ में नेगेटिव लगा होता है वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और जिसके साथ में पॉजिटिव लगा होता है, कुछ नहीं लगा है इसका मतलब पॉजिटिव लगा है, वो धनात्मक संख्याएँ होती हैं। तो इसमें हमें दिया है क्या सभी धनात्मक, देखो धनात्मक संख्याएं तो 1 से शुरू होंगी ना, तो यहाँ से धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक 1 से होंगे, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो जाएंगे। के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर होते हैं उनके जो वर्गमूल होते हैं, अगर मैं उनका वर्गमूल निकालता हूँ तो वो अपरिमेय होता है। बट इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पूर्ण वर्ग होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन से होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर रूट लगाना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, फिर 5 पे भी लगा दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 लिखो, 1 की पावर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, 1 की पावर में अगर कुछ भी आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है, मतलब मैं √1 की जगह 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि √1 की जगह 1 लिखा जा सकता है, तो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो √2 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है ना, तो √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, वैसे √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बट अगर मैं √4 की बात करूँ तो √4 का मतलब ये वर्गमूल 4 है। अब वर्गमूल से किसी भी संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। अब अगर अभाज्य गुणनखंड में कैसे कर सकता हूँ, जैसे छोटी कक्षाओं में आपने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा होगा ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एफसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब सबसे पहले 1 का भाग तो सब में जाता है, तो 2 का भाग करेंगे तो 2 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग करेंगे तो 2 में मतलब 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में जब तक हमें 1 नहीं मिला तब तक हम भाग करते जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 4 है उसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। अब 2 × 2 लिख सकता हूँ तो 4 की जगह पे यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 × 2। अब रूट में क्या होता है कि 2 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आता है,
ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 दिया है, तो इन दोनों नंबर के बदले रूट के बाहर केवल एक नंबर आ जाएगा, मतलब मैं रूट 2 इंटू 2 को मैं केवल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो रूट होता है उसको ऐसे लिखते हैं पावर में 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब यहाँ पे 2 गुणा 2 लिखा है, कहीं पे अगर 2 गुणा 2 लिखा है तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। जितनी बार 2 होगा उतनी पावर होगी, तो 2 को 2 बार गुणा किया जा रहा है, मतलब 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अब देखो बीच में ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब हमेशा ही होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 1/2। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 और 2, मतलब ये अंश में है, ये हर में है, या अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटे में 2, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 की पावर 1 आ रहा है। अब 2 की पावर 1 मतलब वो 2 ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रूट 4 की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूँ, या तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं या आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, तो जैसे भी आपके समझ में आता है वैसे आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब जो रूट 4 है उसको मैं 2 लिख सकता हूँ, तो 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूट के मतलब जिसमें जो परफेक्ट रूट बनते हैं, जो परफेक्ट नंबर बनते हैं, जैसे 4, फिर जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, तो अगर मैं रूट 9 लिखता हूँ तो रूट 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ। वैसे ही 4 का स्क्वायर होता है 16, तो अगर मैं रूट 16 लिखता हूँ तो इसको मैं 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो ये सारे क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, वैसे रूट 9 भी परिमेय संख्या होगी, रूट 16 भी परिमेय संख्या होगी, रूट 25 भी परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। जबकि इसमें हमें क्या दिया है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सभी के तो नहीं होते हैं। किस किस के नहीं होते हैं, एक तो इसके नहीं होते हैं, इसके नहीं होते हैं, तो सभी दिया है इसमें, तो एक का भी अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो असत्य लिखा गया है, गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, जहाँ तक आप लिख सकते हैं, या केवल 1 या 2 एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देना केवल जो रूट 4 होता है, रूट 4 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय नहीं, रूट 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ये लिख देना उसके बाद, ठीक है। आगे दिया है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एक का उदाहरण हमने दे दिया, रूट 4 लिख दो, रूट 4 लिख दो, या रूट 1 लिख दो, या रूट 9 लिख दो, या रूट 16 या रूट 25। अब इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा मतलब जैसे मैंने बोला था, संख्या रेखा इस प्रकार से लिखते हैं ना, यहाँ पे बीच में होता है 0, इसके आगे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। अब देखो इनके बीच में असंख्य नंबर होते हैं, मतलब जैसे अगर 0 और 1 के बीच में चेक करें तो असंख्य नंबर होंगे। अब सारे नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं ना, तो इसमें संख्या रेखा पर केवल हम वो नंबर लिखते हैं जो पूर्ण होते हैं फ़िलहाल के लिए। तो हम, क्योंकि नॉर्मली वो चीज़ लिखनी पॉसिबल नहीं है कि इसके बीच में कितने नंबर होते हैं, तो केवल जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं फ़िलहाल हम वही चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। ये होगा -1, ये होगा -2, मतलब 0 के आगे सभी पॉजिटिव, 0 के पीछे सारे नेगेटिव, ये चीज़ हो गई है। अब हमें संख्या रेखा में ये दिखाना है कि रूट 5 जो होगा वो कहाँ पे होगा। अब देखो अगर केवल 3 की बात करता कि 3 कहाँ पे होता, तो 3 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे होता, ठीक है। वैसे अगर 4 दिया होता तो 4 एक नंबर और बढ़ा देते तो 4 हम लिख सकते थे, बट रूट 5 कहाँ पे होगा ये हमें चेक करना है कि कहाँ पे होगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक कोण समकोण होना चाहिए। तो एक कोण समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण बोलते हैं, और यही सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। अब जहाँ पे वो टिका हुआ है, जहाँ पे कोई त्रिभुज टिका हुआ होता है उसको बोलते हैं आधार, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी कहाँ पे टिकी होती है, गाड़ी मतलब ऐसे फर्श पे टिकी होती है, तो जहाँ पे वो टिकी है उसका मतलब वो उसका आधार हो जाएगा, ठीक। तो ये इस पर टिका है तो इसको हम आधार बोलेंगे। अब जो बची हुई भुजा है इसको बोलेंगे हम लंब,
तो देखो केवल ये वाली भुजा बची, तो इसको लंब कह सकते हैं। या लंब का मतलब आप हमेशा ही समझना कि लंब का मतलब होता है जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको बोलते हैं लंब। तो देखो 90 का कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसको हम लंब बोलेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो सबसे बड़ी भुजा है यानी जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो है लंब और एक है आधार। ठीक है, तो इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। अब यहाँ पे रूट आ गया तो इसके साथ में प्लस माइनस भी आता है। अब देखो इसमें प्लस माइनस नहीं लेते हैं हम। प्लस माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दूरी है ना। दूरी जब हम कोई डिस्टेंस यानी दूरी नापते हैं तो जैसे अगर आप अपने घर पे हैं तो घर से अगर आपको स्कूल की दूरी मापनी है तो कभी आप ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी -4 किलोमीटर है। हमेशा ही ऐसे बोलेंगे, या तो 4 किलोमीटर होगी या 3 किलोमीटर होगी या 2 किलोमीटर होगी, मतलब जितने भी किलोमीटर होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेते हैं। ये एक दूरी है या भुजा है तो यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल रूट हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ दी है कि √5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, √5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो √5 की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, √5 के बराबर होगी। मतलब इन दोनों को, मतलब 5 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि जिसका जो वर्ग है वो मुझे इन दोनों के बराबर मिले। बोलने का मतलब क्या है, देखो बोलने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लंब है उसको हम 1 लेंगे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि लंब हम 1 लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो आधार हो जाएगा। तो अब देखो आधार कितना हो जाएगा, आधार अगर मैं 4 लेता हूँ, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे आधार का वर्ग चाहिए ना, तो आधार का वर्ग 4 मुझे कैसे मिल सकता है, जब मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखूँ। 4 लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो कितना हो जाएगा, लंब मैंने 1 लिया, आधार मैंने लिया 2 का स्क्वायर। तो 1 लेने का मतलब 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने लंब की जगह 1 का स्क्वायर ले लिया प्लस आधार की जगह 2 का स्क्वायर, या केवल अगर मुझे आधार लेना है, केवल आधार मुझे चाहिए तो केवल आधार 2 के बराबर होगा, ये आपको समझना है। ठीक है, तो आधार 2 के बराबर है क्योंकि टोटल मुझे 5 के बराबर चाहिए। अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मैं कहीं पे लिखता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इनको जोड़ेंगे तो मुझे 5 ही मिलेगा। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो लंब की जगह पे 1 हो गया और आधार की जगह पे कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखो ये 2 का स्क्वायर हो गया तो ये यहाँ पे मैंने रूट में लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लंब अगर मैंने 1 ले लिया, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि लंब हमें 1 लेना है, लंब को हम 1 ले सकते हैं। तो लंब मैंने 1 ले लिया तो बचा क्या, आधार। अब देखो 4 को मैं क्या लिखूं कि जिससे मुझे स्क्वायर मिले, मतलब 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मतलब जो 2 होगा उसको मैं आधार ले सकता हूँ, तो आधार हमारा 2 हो गया। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे √5 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू मैं √5 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, √5 मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी, कर्ण की वैल्यू होगी। तो कर्ण की वैल्यू मुझे √5 मिल गई है। अब देखो ये चीज़ हमें क्या लिखनी है, संख्या रेखा में प्लॉट करनी है। तो संख्या रेखा में प्लॉट कैसे करेंगे, क्योंकि संख्या रेखा कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। तो 0 से पॉजिटिव नंबर मुझे लेने हैं। तो सबसे पहले आप 0 पर ये चीज़ 0 पर लिख देंगे। अब देखो आधार कितना है, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे 0 है, या अगर मैं इसको ढंग से बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज मुझे ऐसे बनाना होगा तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ये वाला जो त्रिभुज है इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। तो ये 90 हो गया, बाकी फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा। ये आधार हो गया, बस इसको इधर किया है हमने। ये कर्ण हो गया, 90 के सामने कर्ण, और ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे आधार है 2, लंब है 1।
अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे संख्या रेखा इस प्रकार से बनाऊँ तो यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 है, तो मतलब टोटल मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 चाहिए, मतलब ये वाला हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, आधार हो गया हमारा 2। देखो आपको क्या करना है, स्केल लेनी है और इनके बीच में जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए, उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आधार। तो आधार हमने 2 ले लिया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 1 के बराबर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जितनी दूरी यहाँ से लेकर अगर 1 सेंटीमीटर में लेता हूँ यहाँ पे, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से सीधा ऐसे डालेंगे, हम लंब डालेंगे जहाँ पे 90 का कोण बनेगा, और ये कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं इसको और इसको मिलाता हूँ तो ये दूरी हो गई ना हमारी √5 के बराबर। अब √5 के बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ रही है। ठीक है, और यही मुझे संख्या रेखा पे दिखानी थी। अब देखो संख्या रेखा तो नीचे होती है, बट ये तो हमें ऊपर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्रकार आपने देखा होगा ना, आपके पास प्रकार होगा, तो जो प्रकार की एक नोक होती है, नोक को हम यहाँ पे रखेंगे, और जो प्रकार की पेंसिल होगी उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से पूरा एक सर्कल बना देंगे, ऐसे पूरा एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब देखो सर्कल बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी r हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लूँ तो इस वृत्त की त्रिज्या मतलब r हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लेता हूँ, यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। मतलब जितनी वैल्यू यहाँ पे है r की वैल्यू, उतनी वैल्यू यहाँ पे होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे r की वैल्यू √5 है, तो मतलब यहाँ पे भी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी। अब देखो ये मैंने संख्या रेखा पे दिखा दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक √5 यहाँ पे आएगा, ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं इसको a नाम दे दूँ, इसको b नाम दे दूँ, इसको c नाम दे दूँ और इसको d नाम दे दूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चूँकि जो AB है वो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और बराबर किसके है, √5 के बराबर है। इसीलिए जो AD होगा वो भी क्या है, AD भी वृत्त की त्रिज्या है। अब क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या पूरा लिख देना, वृत्त की त्रिज्या है, अब AD भी वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, √5 के बराबर हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको शो कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है तो वो आपके लिए होमवर्क है, तो उसको आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो चैप्टर 1.2 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।